तुमने गांवों में देखा होगा, एक बैल कोल्हू चलाता है और उससे तेल निकलता है। लेकिन काला पानी में बैल नहीं, इंसान कोल्हू चलाते थे। एक भारी लोहे का कोल्हू जिसे तुम्हें पूरे दिन घुमाना पड़ता। अगर तुम थक गए, रुक गए, तो जमादार चीखता, बैठो मत, शाम तक कोटा पूरा करो, नहीं तो पिटोगे। कई बार कैदी दीवारों पर या जमीन पर ही कर देते। ऐसे में पहले तो उससे अपनी गंदगी साफ करवाई जाती, फिर उसे एक टॉर्चर डिवाइस में डाल दिया जाता। 3-4 दिन तक उसे वहां बंद रखा जाता, और वो भी सबके सामने, ताकि बाकी कैदियों में डर बना रहे। ऐसा लग रहा था कि काला पानी जेल का ये नर्क का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इतिहास ने फिर से एक क्रूर मोड़ लिया। आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और डरावनी जेलों में से एक, काला पानी जेल के अंदर। ये वो जगह है जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये जेल भारत से 1255 किलोमीटर दूर, बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बनाई गई थी। इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि हमारे वीरों को उनके परिवार, समाज और उनकी पहचान से काट देना था। इस वीडियो में हम आपको काला पानी जेल का पूरा ढांचा दिखाएंगे, कैदियों की रोजमर्रा की जिंदगी को करीब से देखेंगे और समझेंगे कि वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अंग्रेजों ने क्या क्या जुल्म ढाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि काला पानी जेल बनी कहां थी। यह है भारत का नक्शा। यहाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी फैली हुई है और इसके बीच में बसे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समूह दो मुख्य हिस्सों में बटा है, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप। अंडमान भी कई छोटे छोटे हिस्सों में बटा है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। इन्हीं में से साउथ अंडमान में बसा है पोर्ट ब्लेयर, जो पूरे द्वीप समूह की राजधानी है। और यहीं पोर्ट ब्लेयर के दिल में खड़ी है काला पानी जेल, जिसे अंग्रेजों ने सेलुलर जेल का नाम दिया था। लेकिन सवाल यह है कि इस जेल का नाम काला पानी क्यों पड़ा। इसके पीछे एक गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक कारण है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से एक मान्यता रही है कि समुद्र पार करना अपवित्र माना जाता था। ऐसा करने वाले व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। 500 ईसा पूर्व में लिखी गई बौधायन धर्मसूत्र नामक किताब में भी समुद्री यात्रा को अशुद्ध करने वाले कारणों में गिना गया है। उस दौर में लोग समुद्र पार करने से इतना डरते थे कि कुछ तो अपना धर्म तक बदल लेते थे, हिंदू से मुस्लिम बन जाते थे, ताकि इस सामाजिक बहिष्कार से बच सकें। यह मान्यता सिर्फ पुराने जमाने तक सीमित नहीं थी। आज भी आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में एक सख्त नियम है, अगर कोई पंडित समुद्र पार करता है तो उसे मंदिर के गर्भगृह यानी भगवान की मूर्ति के पास प्रवेश की इजाजत नहीं मिलती। यहां तक कि जब महात्मा गांधी अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने वाले थे, तब उनके अपने गांव वालों ने उन्हें समाज से बाहर कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समुद्र पार करने जा रहे थे। अंग्रेजों ने इस मान्यता का पूरा फायदा उठाया। 1857 की क्रांति के बाद जब पूरे भारत में उनके खिलाफ बगावत की आग भड़क उठी, तो अंग्रेजों को समझ आया कि सिर्फ गोली मारना या सजा देना काफी नहीं है। उन्हें उन लोगों को पूरी तरह तोड़ना होगा जो आजादी के लिए लड़ रहे थे। उनका हौसला, उनकी सोच, उनकी पहचान, सब कुछ तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने समुद्री यात्रा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। अंग्रेजों ने सोचा, जब समुद्र पार करना ही किसी की सामाजिक मृत्यु का कारण बन सकता है, तो क्यों न ऐसी जेल बनाई जाए जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो, जहां कैदी को न सिर्फ शारीरिक सजा मिले, बल्कि उसकी पूरी सामाजिक जिंदगी ही खत्म हो जाए। और इसी सोच के साथ बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच अंडमान में काला पानी जेल का निर्माण हुआ। काला पानी जेल का निर्माण 1996 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में 10 साल लगे। इस दौरान लगभग 5,17,000 रुपए का खर्च आया, जो उस समय की मुद्रा में एक बहुत बड़ी रकम थी। अंग्रेज खुद तो मेहनत कर नहीं रहे, इसलिए उन्होंने भारत की दूसरी जेलों जैसे बंगाल, बिहार और मद्रास की जेलों से कैदियों को अंडमान भेजा और उन्हीं से जेल बनवाई। ये कैदी पहले से ही सजा काट रहे थे और अब उन्हें इस दूरस्थ द्वीप पर पत्थर तोड़ने, ईंटें बनाने और भारी निर्माण कार्य करने के लिए मजबूर किया गया। जेल के निर्माण में 20,000 क्यूबिक फीट स्थानीय पत्थर और 30 लाख ईंटें इस्तेमाल हुई। इन ईंटों को भी कैदियों ने ही बनाया था। बिल्डिंग का बाकी सामान जैसे लकड़ी और लोहा बर्मा, आज का म्यांमार से मंगवाया गया। पहले जेलरों और अंग्रेज अधिकारियों के लिए क्वार्टर्स बनाए गए ताकि वो आराम से रह सकें, लेकिन कैदियों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, न छत, न बिस्तर, न पानी। निर्माण के दौरान कई कैदी बीमारियों, भूख और थकान से मर गए, लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
इस जेल की सबसे खतरनाक खासियत थी इसका डिजाइन, जिसे पैनोप्टिकॉन कहा जाता था। ये विचार 18वीं सदी के दार्शनिक जेरेमी बेंथम ने दिया था, जो ग्रीक पौराणिक चरित्र आर्गस पैनोप्टस से प्रेरित। आर्गस एक ऐसा प्राणी था जिसके पूरे शरीर पर आंखें थीं और वो हर दिशा में देख सकता था। पैनोप्टिकॉन डिजाइन का मूल मंत्र था न्यूनतम गार्ड्स के साथ अधिकतम कैदियों पर नजर रखना। सबसे पहले जेल के उस डरावने डिजाइन को और करीब से समझो। ये जो पैनोप्टिकॉन डिजाइन था वो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक मानसिक जाल था। बीच में वो वॉच टावर जो 7 विंग्स पर नजर रखता था। हर विंग में बने थे 698 सेल्स और हर सेल का साइज था 13.5 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा। अब जरा सोचो, इतने छोटे से कमरे में एक इंसान को सालों साल रखा जाए, बिना किसी से बात किए, बिना किसी से मिले। इसमें सिर्फ एक खिड़की है जो 10 फीट की ऊंचाई पर थी। उससे सिर्फ एक हल्का सा हवा का झोंका आता था। वेंटिलेशन के नाम पर बस इतना ही था। हर सेल के सामने था एक 4 फीट चौड़ा वरांडा और उसमें एक के बाद एक सेल्स बने हुए थे। हर सेल का दरवाजा था एक लोहे का ग्रिल गेट जिसमें एक खास किस्म का लॉक सिस्टम लगा था। इस लॉक को कैदी चाहे जितना भी जोर लगा ले खोल नहीं सकता था। यह गेट इतना मजबूत था कि भागने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और अगर कोई कोशिश भी करता तो उसे वो वॉच टावर का गार्ड देख लेता। अब जरा इस ड्रोन शॉट में देखो, ये जो सेंटर में बिल्डिंग दिख रही है ये है वॉच टावर। इसके चारों तरफ 7 विंग्स हैं। हर विंग का अगला हिस्सा अगली विंग के पीछे वाले हिस्से से मिलता था ताकि कैदी एक दूसरे को न देख सकें, न बात कर सकें। यह डिजाइन इतना क्रूर था कि वीर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर, जो एक ही समय में इस जेल में बंद थे, 9 महीने तक एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए। सोचो, 2 भाई एक ही जेल में, लेकिन इस डिजाइन की वजह से एक दूसरे से अनजान। अब थोड़ा पीछे आओ। ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये है हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल नाम का ये ढांचा सिर्फ दिखावे के लिए था। यहाँ इलाज के नाम पर कैदियों को और तड़पाया जाता था। हॉस्पिटल के पास ही था ऑफिस ब्लॉक, जहां अंग्रेज जेलर बैठता था अपनी कुर्सी पर ऐंठ कर। और यहाँ दाईं तरफ देखो, ये है फांसी घर। यहाँ एक साथ 3 कैदियों को फांसी दी जा सकती थी। इसके पास ही था किचन, जहां हिंदू और मुस्लिम कैदियों के लिए अलग अलग खाना बनता था। लेकिन खाना कैसा था वो आगे बताएंगे। अब जरा गौर करो, जेल की बाहरी दीवार पर जो ज्यादा ऊंची नहीं थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि भागना असंभव है। एक तरफ है बंगाल की खाड़ी का गहरा समुद्र, जहां डूबने की गारंटी थी। दूसरी तरफ था घना जंगल, जहां जरा व जनजाति रहती थी। ये जनजाति बाहरी लोगों को देखते ही मार देती थी, यानी भागने का मतलब था मौत। अब चलो एक कैदी की जिंदगी को करीब से देखते हैं। मान लो तुम्हें काला पानी की सजा मिल गई। सबसे पहले तो तुम्हें हथकड़ियां लगाकर एक जहाज में ठूंस दिया जाएगा। फिर चेन्नई या कोलकाता जैसे किसी पोर्ट से तुम्हें अंडमान ले जाया जाएगा। यह सफर 3 से 4 दिन का होगा। जहाज में न खाना, न पानी, न आराम, बस हथकड़ियों में जकड़ा हुआ एक कैदी जो अपनी आजादी के लिए लड़ा था। अंडमान पहुंचते ही तुम्हें एक पतली सी लंगोट और एक कपड़ा दिया जाएगा। इसके साथ ही तुम्हारे गले में लटका दिया जाएगा एक आईडी टैग, जिस पर तुम्हारा नाम और नंबर लिखा होगा। अब तुम्हारी पहचान सिर्फ वो नंबर है। अब तुम्हें 2 कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहला डेंजरस, डी, यानी वो कैदी जिन्हें अंग्रेज सबसे खतरनाक मानते थे, जैसे वीर सावरकर। सावरकर 1909 में लंदन के इंडिया हाउस के लीडर थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की आग भड़काई। 1910 में उनकी गिरफ्तारी हुई। जब उन्हें जहाज से भारत लाया जा रहा था तो फ्रांस के मार्सिले पोर्ट पर वो एक छोटी सी खिड़की से कूदकर समुद्र में तैर गए। फ्रांस की जमीन पर पहुंचे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें फिर पकड़ लिया। इस घटना ने अंग्रेजों को इतना डरा दिया कि सावरकर को डेंजरस कैटेगरी में डाला गया। उनके सेल में था डबल सिक्योरिटी, 2 लोहे के गेट, दूसरा परमानेंटली इनकार्सरेटेड, पीआई, यानी वो कैदी जिन्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। जैसे परेंद्र कुमार घोष, 1908 के अलीपुर बम केस में वो मास्टरमाइंड थे। उन्होंने एक ब्रिटिश जज को मारने की कोशिश की, जिसके लिए उन्हें काला पानी भेजा गया। कई कैदी दोनों कैटेगरी में भी आ सकते थे, यानी डेंजरस और आजीवन कारावास दोनों। अब बात करते हैं कैदियों के उस रोज के रूटीन की, जो नर्क से कम नहीं था। सुबह 6 बजे तुम्हें सेल से बाहर निकाला जाएगा। फिर सबसे पहले नहाना, लेकिन नहाने का मतलब कोई बाथरूम नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं। खुलेआम समुद्र के खारे पानी से नहाना पड़ता था। जमादार चीखते, जल्दी करो, सिर्फ 3 कटोरे पानी। अगर तुमने ज्यादा पानी लिया तो डंडे पड़ते। नहाते वक्त भी जमादार की नजर तुम पर रहती। कितना पानी लिया, कब रगड़ा, कब डाला। नहाने के बाद तुम्हें हथकड़ियां पहनाई जाती, फिर तुम्हें घसीटकर सेल में डाल दिया जाता। लेकिन असली खेल तो अगले दिन से शुरू होता, जब तुम्हें काम पर लगाया जाता है।
काला पानी जेल में हर दिन गाड़ियां भरकर हजारों नारियल आते थे। अब तुम सोच रहे होगे, अरे नारियल तो हम भी खाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, यहां नारियल कोई फल नहीं था, बल्कि एक सजा था। कैदियों को 4 ग्रुप्स में बांटा जाता था और हर ग्रुप का काम था इतना क्रूर कि उसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। पहला ग्रुप, नारियल छीलना। जरा सोचो, तुम्हें बिना किसी औजार के सिर्फ अपने नाखूनों और हाथों से नारियल छीलना है। नारियल की वो सख्त भूरी छाल जो तुम्हारे हाथों को चीर देती थी। वीर सावरकर ने अपनी किताब मेरा आजीवन कारावास में लिखा है कि नारियल छीलते वक्त उनके हाथों से खून बहता रहता था। नाखून टूट जाते, उंगलियां छिल जाती, लेकिन रुकने की इजाजत नहीं थी। अगर तुमने एक पल के लिए भी हाथ रोका तो जमादार का डंडा तुम्हारी पीठ पर पड़ता। वो चीखता, रुक क्यों गए, काम करो, नहीं तो अंजाम भुगतोगे। दूसरा ग्रुप, नारियल फोड़ना। अब जो नारियल छीले गए उन्हें फोड़ना था, लेकिन यहां कोई मशीन नहीं थी। तुम्हें एक झटके में नारियल फोड़ना पड़ता, और वो भी इतनी तेजी से कि अगले ग्रुप को दे सको। अगर नारियल सही से नहीं फूटा या तुमने गलती से पानी गिरा दिया तो जमादार फिर से तुम पर टूट पड़ेगा। तीसरा ग्रुप, पानी इकट्ठा करना। फूटे हुए नारियल का पानी बाल्टियों में इकट्ठा करना पड़ता, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पानी को बिना बर्बाद किए सावधानी से बाल्टियों में भरना था। एक बूंद भी गिरी तो पिटाई तय थी। चौथा ग्रुप, नारियल काटना। अब जो नारियल फूट चुका था उसे खुरपे से काटकर शेल से अलग करना पड़ता। यह काम इतना मुश्किल था कि कई बार खुरपा हाथ से फिसल जाता और कैदी के हाथ या पैर में चोट लग जाती। लेकिन चोट लगने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें आराम मिलेगा। जमादार चिल्लाता, चोट लगी तो क्या, काम पूरा करो। इन सब कामों के दौरान जमादारों की नजर हर कैदी पर रहती थी। छोटी सी गलती, जैसे एक नारियल कम छीला या थोड़ा सा पानी गिर गया, तो तुम्हें डंडों की मार पड़ती। वीर सावरकर ने एक बार लिखा था कि पठान जमादार हिंदू कैदियों को साला काफिर कहकर पीटते थे। वो सिर्फ मारते ही नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर गालियां भी देते थे। नारियल छीलने के बाद बचे छिलकों का भी इस्तेमाल होता था। उन छिलकों को पहले सुखाया जाता, फिर कूट कूट कर उनसे फाइबर्स निकाले जाते। इन फाइबर्स को साफ करना पड़ता, और वो भी इतनी मेहनत से कि तुम्हारा शरीर टूट जाए। अगर कोई कैदी गलती से किसी दूसरे कैदी से बात भी कर लेता तो उसका बुरा हाल कर दिया जाता। लेकिन दोस्तों, नारियल छीलना तो बस शुरुआत थी। असली नर्क था तेल निकालना। तुमने गांवों में देखा होगा, एक बैल कोल्हू चलाता है और उससे तेल निकलता है। लेकिन काला पानी में बैल नहीं, इंसान कोल्हू चलाते थे। एक भारी लोहे का कोल्हू जिसे तुम्हें पूरे दिन घुमाना पड़ता। हर कैदी को रोज 30 पाउंड यानी लगभग 14 लीटर तेल निकालना जरूरी था। जरा सोचो, सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक 11 घंटे बिना रुके कोल्हू घुमाना पड़ता था। न पानी, न वॉशरूम ब्रेक, न बैठने की छूट। अगर तुम थक गए, रुक गए, तो जमादार चीखता, बैठो मत, शाम तक कोटा पूरा करो, नहीं तो पिटोगे। और पिटाई कोई मामूली नहीं थी। डंडे, कोड़े और कभी कभी तो लोहे की जंजीरें से पीटा जाता था। वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि कई कैदी कोल्हू चलाते चलाते बेहोश हो जाते थे। किसी के हाथ छिल जाते, किसी के पैरों से खून निकलता, लेकिन कोटा पूरा न हुआ तो खाना तक नहीं मिलता। कई बार तो कैदी एक हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़ते और दूसरे हाथ से कोल्हू घुमाते रहते। रूल बुक में लिखा था कि सुबह 6 से 10 बजे तक काम, 10 से 12 बजे तक लंच और फिर 12 से 5 बजे तक काम। लेकिन कोल्हू का काम किसी रूल को नहीं मानता था। न लंच, न छुट्टी, न पानी। अगर तुम्हारा कोटा शाम तक पूरा नहीं हुआ तो रात भर वही कोल्हू चलाना पड़ता। थक जाओ, गिर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां सिर्फ कोटा मैटर करता था। बुखार, सिरदर्द, उल्टी या लूज मोशंस, ये सब बीमारियां नहीं मानी जाती थी। ये बस काम चोरी करने के बहाने समझे जाते। अगर तुमने बीमारी का बहाना बनाया तो तुम्हें हॉस्पिटल नहीं बल्कि कोल्हू के पास ही घसीटा जाता। और अगर बीमार होने के बावजूद काम नहीं किया तो पिटाई अलग से होती। सावरकर ने एक ऐसी घटना बताई जो सुनकर तुम्हारा दिल दहल जाएगा। एक कैदी को माइग्रेन था, जिसे पुराने जमाने में आधी सीसी का रोग कहते थे। वो कोल्हू चलाते चलाते अपना सिर दीवार में मारता, फिर कोल्हू चलाता, फिर सिर मारता, फिर कोल्हू चलता। उसका दर्द इतना भयानक था कि वो चीखता रहता, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता। एक हिंदू डॉक्टर ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूं। लेकिन जैसे ही अंग्रेज ऑफिसर को पता चला, उसने गुस्से में चिल्लाया, मुझसे बिना पूछे कैसे ले जा रहे हो, वापस इसे कोठरी में डालो और काम पर लगाओ। उस कैदी का नाम था इंदु भूषण रॉय। वो सिर्फ 17 साल का था जब उसे आजादी की लड़ाई में शामिल होने की वजह से काला पानी भेजा गया। भूख, दर्द और अकेलापन सबने मिलकर उसकी हिम्मत तोड़ दी। आखिरकार उसने अपने सेल में आत्महत्या कर ली। अब बात करते हैं खाने की। दोस्तों, काला पानी में खाना कोई भोजन नहीं बल्कि एक और सजा था। खाना जंगल से काट कर लाई गई सब्जियों का बनता था, जिसमें सांप, कनखजूरे और झोंक तक मिल जाते थे।
हफ्ते में 2 बार दही देने का वादा था, लेकिन वो दही जमादार ही खा लेते। कैदियों को जो मिलता वो था मिट्टी के तेल या केरोसिन में बना हुआ दलिया। जी हाँ, तुमने सही सुना, मिट्टी का तेल। इस खाने को खाना पड़ता बिना कुछ बोले। अगर तुमने मुंह खोला तो पिटाई तय थी। वीर सावरकर ने एक बार खराब खाने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। तब जेलर डेविड बैरी ने उनसे कहा, इस खाने को खाकर आज तक कोई मरा नहीं, तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, चुपचाप खा लो। लेकिन बात इतनी सी नहीं थी। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा जाता कि तुम्हारी रूह तक कांप जाती। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, कैदियों को खुले में जमीन पर बैठकर खाना पड़ता। अगर कोई गलती से पेड़ की छांव में चला गया तो ऐसी मार पड़ती कि इंसान की चीख निकल जाती। अब जरा वॉशरूम की बात सुनो। काला पानी में वॉशरूम जाना भी एक सजा था। दिन में सिर्फ 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, वॉशरूम की इजाजत थी। अगर इसके अलावा तुम्हें जरूरत पड़ी तो डंडे पड़ना तय था। रात में 6 बजे के बाद तुम्हारा सेल बंद कर दिया जाता और अगली सुबह 6 बजे तक नहीं खुलता, यानी 12 घंटे तक नो वॉशरूम। अब शरीर तो इन रूल्स को नहीं मानता, तो इसके लिए सेल में एक छोटा सा मटका रखा होता था, लेकिन वो मटका इतना छोटा कि उसका कोई मतलब ही नहीं था। कई बार कैदी दीवारों पर या जमीन पर ही कर देते। ऐसे में पहले तो उससे अपनी गंदगी साफ करवाई जाती, फिर उसे एक टॉर्चर डिवाइस में डाल दिया जाता। 3-4 दिन तक उसे वहां बंद रखा जाता, और वो भी सबके सामने, ताकि बाकी कैदियों में डर बना रहे। जरा सोचो, उस टॉर्चर डिवाइस में खड़े होने के दौरान भी वॉशरूम की इजाजत नहीं थी। जैसे खड़े हो वैसे ही खड़े रहकर सब करना पड़ता। ये सब सुनकर लगता है कि यहाँ इंसान को इंसान नहीं, जानवर भी नहीं, उससे भी बदतर समझा जाता था। अब बात करते हैं उस हिम्मत की जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। साल 1933 में कालापानी के कैदियों ने एक ऐसा काम किया जिसे सुनकर तुम्हें गर्व होगा। उन्होंने जेल के गंदे और घटिया खाने के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी, और ये हड़ताल कोई 1-2 दिन नहीं, पूरे 45 दिन तक चली। एक भी कैदी ने हिम्मत नहीं तोड़ी, एक भी कैदी ने खाना नहीं खाया। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक नया तरीका निकाला, फोर्स फीडिंग। कैदी को एक बेड पर लिटाया जाता, उसका सिर थोड़ा ऊपर कर दिया जाता। जमादार उसके हाथ पैर पकड़ लेते ताकि वो हिल भी न सके। फिर एक डॉक्टर आता जो एक पतली सी रबर ट्यूब कैदी की नाक के रास्ते उसके गले में डाल देता। उस ट्यूब से अंडे, दूध और चीनी का लिक्विड जबरदस्ती डाला जाता। लेकिन कई बार वो ट्यूब गलत जगह, फूड पाइप की बजाय विंड पाइप में चली जाती, और वो दूध कैदी के फेफड़ों में चला जाता, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। महावीर सिंह, मोहन किशोर, रामदास, मोहित मोहित्रा, ये वो वीर स्वतंत्रता सेनानी थे जो इस फोर्स फीडिंग की वजह से शहीद हो गए। और अगर कोई कैदी इस दौरान मर जाता तो उसे एक बोरे में पैक करके समुद्र में फेंक दिया जाता। दोस्तों, अब जरा इस जेल के सिस्टम को समझो। मैन जेलर हमेशा एक अंग्रेज होता था, जैसे डेविड बैरी। वो अपने आप को पोर्ट ब्लेयर का भगवान कहता था। उसने एक बार कहा था कि दुनिया में तो एक ही भगवान है जो ऊपर आसमान में रहता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में 2 भगवान हैं, एक वो और एक मैं। लेकिन गार्ड्स का काम भी कैदियों से ही करवाया जाता था। इन्हें जमादार कहा जाता था। ये वो कैदी थे जो अंग्रेजों के सबसे बड़े चापलूस और क्रूर थे। ज्यादातर बलोच या पठान मुस्लिम होते थे, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि अगर हिंदू गार्ड को हिंदू कैदी पर रखा तो वो शायद नरम पड़ जाए। जमादारों का काम था बाकी कैदियों को कंट्रोल करना, उन्हें काम पर लगाना और उनकी हर छोटी बड़ी हरकत की रिपोर्ट देना। अंग्रेज इन जमादारों को थोड़ा ज्यादा पावर और बेहतर खाना देते थे ताकि वो बाकी कैदियों पर सख्ती करें। सजा के लिए बोरे की ड्रेस, लोहे की जंजीरें, शेकल्स, फ्लॉगिंग स्टैंड्स, ये सब इंग्लैंड से खास तौर पर मंगवाए गए थे। साल 1937 में कुछ ऐसा हुआ जिसने काला पानी के कैदियों को एक नई उम्मीद दी। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े नेताओं ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि काला पानी जेल के कैदियों को रिहा किया जाए। इन नेताओं ने दुनिया को बताया कि इस जेल में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या-क्या जुल्म हो रहे हैं। उनके प्रयासों का असर हुआ और अंग्रेजों को मजबूरन कई कैदियों को रिहा करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि काला पानी जेल का ये नर्क का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इतिहास ने फिर से एक क्रूर मोड़ लिया। साल 1942 में, जब दुनिया दूसरी विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, इस दौरान जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को भागना पड़ा
और काला पानी जेल का एक नया और शायद उससे भी डरावना चैप्टर शुरू हुआ। अंग्रेजों ने तो सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों और आम कैदियों को टॉर्चर किया था, लेकिन जापानी सेना ने तो हद ही कर दी। उन्होंने न सिर्फ पुरुषों को बल्कि महिलाओं और बच्चों को भी काला पानी जेल में बंद करना शुरू कर दिया। जापानी सेना ने जेल को और सख्त कर दिया। जहां अंग्रेजों ने कैदियों को कोल्हू चलाने और नारियल छीलने जैसे काम दिए थे, जापानी सेना ने कैदियों को और भी खतरनाक कामों में लगाया, जैसे जंगल में जाकर लकड़ियां काटना, भारी पत्थर ढोना और जापानी सेना के लिए बंकर बनाना। ये काम इतने खतरनाक थे कि कई कैदी जंगल में सांपों, कीड़ों या जरावा जनजाति के हमलों का शिकार हो गए। जापानी शासन के दौरान जेल की हालत और खराब हो गई। खाना, जो पहले से ही झर जैसा था, अब और बदतर हो गया। कई बार तो कैदियों को सिर्फ एक मुट्ठी चावल या सड़ा हुआ खाना दिया जाता। अगर कोई विरोध करता तो जापानी गार्ड्स उसे तुरंत गोली मार देते। अंग्रेजों ने जहां मानसिक और शारीरिक टॉर्चर पर जोर दिया था, जापानी सेना ने सीधे मौत का रास्ता चुना। अब इस ड्रोन शॉट में एक आखिरी बार देखो। ये काला पानी जेल आज एक म्यूजियम है, लेकिन इसके हर पत्थर में, हर दीवार में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां बसी हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन कहानियों को याद रखें और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। तो अब आप इस वीडियो को लाइक करके अपने किसी एक दोस्त के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए।